आकार इसमें आप लोग का स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स के जो क्रैश कोर्स था उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 की। देखिए, जो आर्टिकल 19 है मैंने पहले बता रखा था कि हमारे जो संविधान है उसमें मूल अधिकारों में 6 मूल अधिकार आते हैं। उसी में हम लोग जो दूसरा मूल अधिकार देखेंगे वो देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। देखिए, जो स्वतंत्रता का अधिकार वो आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक। आर्टिकल 19 में हमारे संविधान में 6 अधिकारों की बात करता है। तो इसको देखिए, हम याद करने का एक तरीका बता देंगे, उसको आप लोग थोड़ा सा क्या करिए, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। और उसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें बोली जाती हैं। ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वाच मतलब स्पीच की बात करते हैं। वाच या अभिव्यक्ति। ठीक है। वाच या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। दूसरा जो होता है, बोलता है कि जब आप बातचीत कर लेते हो तो हम क्या करते हैं, लोग पहले बात शुरू करते हैं, फिर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो सब लोग किसके नाम से जानेंगे, सभा के नाम से। तो लोग क्या होंगे, बातचीत खत्म होगी, सभा की बात करेंगे। सभा जब बनेगी तो सभा का रूप क्या होता है, कुछ लोगों का विचार क्या करोगे आपस में एक तरह का होगा, तो फिर वो लोग क्या मिलकर करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे। जब संगठन बन जाएगा तो फिर ये क्या होगा कि संगठन अब क्या कर आगे चलने का काम करेगा, तो ये क्या करेंगे, संचरण का काम करेंगे। ठीक। अब अगर संचरण का काम हो गया तब अगला ये लोग काम क्या करेंगे, ये लोग काम करेंगे कि अब घूम लिए तो घूमने के बाद क्या करेंगे, निवास की बात करेंगे। और निवास के बाद ये लोग क्या करेंगे लास्ट में कि अब भाई निवास हो गया, तो अब इन लोग को क्या है कि कोई कोई ना काम चाहिए, तो ये लोग क्या करेंगे, व्यापार वाणिज्य या उपजीविका की बात करेंगे। ये इसके बाद क्या हो जाएगा, उपजीविका। ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को याद करने की सुटेबिलिटी के हिसाब से बताया हूं कि सबसे पहले क्या होता है, 19 के 1 में बोलता है कि वाच में व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। एक के जो क पड़ता है उसमें, ठीक है, सब क्लॉज में। सेकंड में बोलता है कि सभा, तब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कहीं पर बातचीत होती है तो लोग क्या होंगे, इकट्ठा होते हैं, तो हमारा क्या होगा, क होगा एक का। ठीक। ये एक का ख हो गया, एक का ग हो गया, एक का घ हो गया, एक का अंगा, और एक का च। तो ये याद रखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बातचीत होती है, बातचीत से लोग क्या करते हैं, सभा बनाते हैं, सभा से संगठन, संगठन से संचरण, संचरण से निवास, और निवास से उपजीविका। तो ये तो आपका 19 का क ख ग घ और अंग, ये 6 हमारे क्या होते हैं, मूल अधिकारों में स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को क्या करेंगे देखेंगे, और उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमारे प्रीलिम्स के प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले 19 का ये क्या कहता है, वाच, बाच एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता क्या करता है, बात करता है। ठीक। ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखे रहिएगा आप लोग कि अब व्यक्ति की स्वतंत्रता में बोला गया कि भाई चलो ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, लेकिन वो सरकार बोली कि क्या ये व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, ये एब्सोल्यूट है, तो नहीं, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हमारे यहाँ एब्सोल्यूट नहीं है। तो कहाँ तक ये सीमा रखा गया, तो बोला गया है कि कुछ इसके क्या है कि वहीं बताया गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, अवमानना, मानहानि और उत्पीड़न। अपराध उत्पीड़न जैसे अगर घटनाएं क्या होती हैं
तो वहां पे सरकार क्या कर सकती है, इन सब घटनाओं के संदर्भ में इस हमारा जो आर्टिकल है वाच एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्बंधन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, निर्बंधन या रोक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर सरकार कहती है ब्याज एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। जैसे हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे यहाँ सरकार ने क्या कहा था कि आर्टिकल 370 को इवोक किया था, हटाया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि इस देश की अखंडता, एकता और राज्य की सुरक्षा के साथ साथ लोक व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए क्या किया था, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया था, वहां पर लोगों के वाच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये सब काम किया गया था कब, जम्मू कश्मीर में। ठीक, इसी तरह आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में एक सामान्य सी बात हम बता रहे हैं आप लोग को, जब हम लोग राम जन्मभूमि पर जब वो आने वाला था, फैसला आने वाला था, उस दिन क्या पूरा इंटरनेट शट कर दिया गया था, जिससे किसी प्रकार की लोक व्यवस्था खराब ना हो। इसी के आधार पर उस टाइम क्या किया गया था कि हमारा ये प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा आप लोग। अब मैंने बोला था कि जब व्यक्ति बात कर लेगा तो क्या करेगा, मैंने बोला था जो ये कहा था कि जो सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता में बोला तो लोग क्या करेंगे, सभा बनाएंगे। ठीक, सभा और सम्मेलन की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन सभा और सम्मेलन कैसा होना चाहिए, तो सरकार ने यह भी कहा कि जो सभा और सम्मेलन होते हैं वो क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण। ठीक है, और क्या होना चाहिए, निरायुध होना चाहिए, मतलब कोई हथियार के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हथियार क्या होना चाहिए के साथ, शांतिपूर्ण और बिना हथियार, सॉरी, बिना हथियार के क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, निशस्त्र होना चाहिए। इस तरह का अगर सम्मेलन कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं सरकार को। ठीक है, लेकिन अगर आपके सम्मेलन से, ठीक है, अगर आपके सम्मेलन से, याद रखिएगा कि भारत की प्रभुता व अखंडता, ठीक है, प्रभुता और अखंडता क्या होती है, प्रभावित होती है, या लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो सरकार क्या करेगी, आपके सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता को क्या करेगी, निरस्त करते या क्या करेगी, निर्बंधित कर देती है या रोक सकती है। क्या कर सकती है, निर्बंधित कर सकती है या रोक सकती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी देखिए न्यूज़पेपर आप पढ़िए करते, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए कि हम ये क्लास पढ़ें क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या। तो आप लोग कुछ दिन पहले देखिएगा कि जब हमारे देश में एक संगठन था, उस संगठन हमको थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसके बहुत से लोगों को चीजों क्या कि सरकार ने बैन कर दिया, कई शाखाओं को, जो केरल से संबंधित था, थोड़ा सा हमको याद नहीं है, तो वो इसी के अंतर्गत किया गया था, क्योंकि हमारी भारत की प्रभुता और अखंडता पर असर पड़ रहा था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख रहिएगा कि कई जो स्पाई वाला काम होता करता था, कई बार उसके जो वो थी फंडिंग थी, वो बताया गया था, जो होम मिनिस्ट्री ने कहा था कि जो फंडिंग वो क्या है कि सोर्स ही नहीं पता है, उसका क्या हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। इसी और जो क्या करेगा, हमारे देश की एकता और अखंडता पर क्या करेगा, प्रभाव पड़ सकता है। इसी के आधार पर उसको क्या किया, बंद कर दिया गया। ठीक, अब हम लोग आएंगे तीसरे पे, 19 का हमने बताया था क का ग। ठीक, अब याद रखिए क्या बोलेगा, बोला है कि हमने बताया था कि पहला क्या बोला था कि वाचन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सेकंड मैंने बताया कि सभा और सम्मेलन करेंगे, जब समाज सम्मेलन जब करेंगे तो एक विचार के लोग मिलेंगे तो संगठन बनाएंगे, तो उसी का हम लोग बोलेंगे कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तीसरा हमारे क्या बोलेगा, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब बात आती है कि संगठन और संघ में क्या क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड में। देखिए मैंने पहले दिन में बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है उसको शब्द से हमको क्या करना, समझना है। तो हम संगठन और संघ में देखेंगे क्या क्या बन सकता है। तो संगठन में बोला गया है कि हम राजनीतिक दल बना सकते हैं,
श्रमिक संघ बना सकते हैं। ठीक। कंपनी बना सकते हैं। सोसाइटी बना सकते हैं। साझेदारी फर्म बना सकते हैं। ठीक है। और इसी में ध्यान रखिएगा 97 संशोधन दौरान, संशोधन 2011 में सहकारिता को भी जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है किसमें 97, तो ये हम लोग कितने बोल कि इस प्रकार के आप क्या संघ और संगठन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या किया गया था कि हमने बताया था कि इसमें किस प्रकार के राजनीतिक दल बना सकते हैं, श्रमिक संघ बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, साझेदारी फर्म बना सकते हैं। सहकारिता 97 संशोधनों द्वारा क्या किया गया था कि सहकारिता को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया था, क्योंकि सहकारिता को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए कि अभी सरकार ने पिछले साल सहकारिता मंत्रालय भी बनाया और साथ में गवर्नमेंट क्या करी, बजट के माध्यम से अन्य प्रोग्राम नीति इन सब चीजों द्वारा सहकारिता को क्या करे, बढ़ावा दे रही है। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखो, उसमें पैनी नहीं दे रखनी है। ठीक है। अब बोला गया है, सरकार ने इसी बात पे बोला कि चलो भाई ये बना सकते हैं क्या, इसमें कुछ ये एब्सोल्यूट है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। सरकार ने कहा कि संघ और संगठन जो भी आप बनाएंगे, अगर वो भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, और तीसरा ध्यान रखिए ये सदाचार प्रभावित अगर करता है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, निर्बंधन कर देंगे। निर्बंधन या क्या कर देंगे, रोक लगा देंगे। तो बोला कि अगर ये संगठन बना रहे हैं, अगर ये संगठन लगता है कि नहीं भाई हम लोग क्या भारत की प्रभुता को अखंड और अखंडता को प्रभावित करता है, लोक व्यवस्था को प्रभावित करता है, सदाचार को क्या प्रभावित करता है, तो हम उस स्थिति में निर्बंधन या इस पर क्या करते हैं, रोक लगा सकते हैं। तो देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट के कई जैसे बोडो से संबंधित दो चार संगठन थे जिसको सरकार ने क्या किया, बाद में उसको बंद करा दिया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये क्या कर रहे हैं कि प्रभावित करते हैं नॉर्थ ईस्ट की अखंडता और एकता को लेकर। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के माध्यम से इन सब चीजों को वैलिडिटी को चेक करना है और उसके संदर्भ में क्या करना है, चीजों को जोड़ना है। ठीक। तो ये चीज आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे 19 के एक का घ। ठीक। अब इसमें याद रखिएगा संचरण की स्वतंत्रता की बात करता है। संचरण की स्वतंत्रता मैंने बताया था ना एक चीज की। ठीक है। मैंने एक चीज बताया था कि पहले क्या करेंगे, वाच करेंगे, मतलब अभिव्यक्ति स्पीच ये सब की बात करेंगे, फिर सभा बनाएंगे, सभा के बाद संगठन बनाएंगे, मतलब तक संगठन बनाने के लोग क्या करेंगे, फिर संचरण करेंगे कहीं कहीं। तो मैंने बताया संचरण की स्वतंत्रता की बात किया गया था। ठीक। अब बोला कि भाई संचरण कहाँ कर सकते हो, तो इन्होंने बोला था कि आवाज भारत में कहीं पे भी, भारत में कहीं पर भी। लेकिन बोला गया था कि इसका क्या है कि कुछ अपवाद भी है, अपवाद में क्या निर्बंधन सरकार लगाती है, कहती है कि अगर संचरण की स्वतंत्रता मतलब भारत में कहीं पे आप आई जाइए हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी है सरकार ने कि लगता है कि आपका संचरण करना, आपका मूवमेंट जो है जैसे कोविड 19 के दौरान, ठीक है, क्या करता है ये कि साधारण जनता के हित में ना हो, साधारण जनता के क्या हो, अहित में हो। ठीक। और अनुसूचित जनजातियों
के अहित में हो, इन दोनों स्थिति में सरकार क्या करती है, इस पे रोक लगा सकती है। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोविड 19 के दौरान सरकार को क्या लगा कि भाई आपके संचरण के कारण कोविड 19 क्या क्या फैल सकता है, इससे पूरे देश के क्या माहौल क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, डिजीज क्या होती है पूरे देश में फैल सकती है, महामारी का रूप ले चुका है और ये व्यापक हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जनता क्या जो हमारी साधारण जनता हो क्या होगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। इसी के संदर्भ में सरकार ने क्या किया था कि साधारण जनता की किसके लिए, अहित को दे मतलब हित को ध्यान में रखते हुए, अगर देखे कि साधारण जनता क्या होती है हित में, अगर ये आपका संचरण या ये बसना है, ये सब चीजें अगर आपके क्या है कि नियंत्रण में उससे क्या होता है कि सारा जो जनता है साधारण जनता उसको प्रभावित करती है, या अनुसूचित जाति के हित को, मतलब जो अनुसूचित जनजातियां हैं, मतलब जो एसटी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो एसटी क्षेत्र हैं, वहां पे जाने से क्या होता है कि उनके कल्चरल, एक तो क्या है काफी आइसोलेटेड सेक्टर है, अगर वहां पे आप जाते हैं तो वायलेट हो जाते हैं, उनके कल्चर में क्या होता है इशूज क्रिएट हो जाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि वहां पे वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके पास जागरूकता का अभाव है, कानून नियम कानून का अभाव, तो लोग वहां पर शोषण आसानी से कर सकते हैं। तो सरकार इन सब हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के वंचित वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया कि ये आपका निर्बंधन लगाई है। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैंने बताया था कि व्यक्ति अगर बोले थे कि कहीं पे अगर क्या घूम सकता है, तो अब क्या करेगा, घूम रहा है, तब उसे बसने की भी जरूरत है, तो बसाव में क्या आ जाएगा कि भारत के सभी नागरिकों को कहीं भी निवास या बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक। अब ध्यान रखिए, बोलती है सरकार की भारत के सभी नागरिक, जो भी नागरिक है वो कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाके आए तो बच सकता है, लेकिन बोला गया कि अगर लगता है कि इनके बसाव से, अगर इनके बसाव से साधारण जनता को क्या हो, जनता का अहित हो, या अनुसूचित जनजाति के अहित में हो, तो सरकार क्या कर सकती है, इस पे निर्बंधन लगा सकती है, निर्बंधन या क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहिएगा कि अगर आपके बरसने से साधारण जनता का हित हो, ठीक है, या अनुसूचित जनजातियों के जो उनके कल्चरल हैं या तो अलग एस्पेक्ट्स हैं उसको प्रभावित करता है, तो इस स्थिति में सरकार क्या कर सकती है कि आपके सब कहीं भी बसने की स्वतंत्रता को क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो सरकार कई बार क्या करती है, कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित कर देती है कि आप यहाँ पे नहीं बस सकते हैं, या कुछ क्षेत्रों को एज ए कंटिनेंट के रूप में रखते हैं, कॉन्टिनेंटल एरिया के रूप में रक्षा इन सबको ध्यान में रख के, या कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जाने से आपका जनता का हित हो सकता है, तो उस सब क्षेत्रों को क्या प्रतिबंधित कर देती है। तो ये चीज को ध्यान में रखें कि निवास में अगर है तो निवास और उन दोनों कंडीशन लगभग सेम ही है। ठीक है। अब हम लोग आएंगे 19 के का 6। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है, बोला कि भारत के, बोला है कि भारत के सभी नागरिकों को, नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार
कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार इत्यादि करने की क्या है, करने की क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक। तो भारत के सभी को बोला है कि नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार इत्यादि करने की क्या है, स्वतंत्रता दी है। लेकिन सरकार बोली कि ये सब के बावजूद, ठीक है, अगर लगता है सरकार को, ठीक, ठीक है, कि इन सब के बावजूद, हाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि इसी में सरकार ने एक चीज और इंक्लूड किया है। इसमें बोला गया है कि आपको व्यापार बंद करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें इंक्लूड है। ठीक। इस चीज को आपको लोग क्या करना है, ध्यान देना है, इसमें ये इंक्लूड है। अगर कभी प्रश्न आ जाता है अलग से तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई जो स्वतंत्रता दी व्यापार की, उपजीविका की, इन सब की, उसमें क्या कुछ अपवाद भी है। तो सरकार बोली कि हाँ, हम आपको पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं। क्यों? तो इसका कारण क्या है, निर्बंधन का कारण क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो मैंने बोला था कि साधारण जनता का क्या हो, अहित में हो। ठीक। तकनीकी योग्यता, ठीक, जैसे कोई पीएसयू हो, इसमें सरकार का क्या है कि कुछ भागीदारी हो। ठीक है। तो इन सब स्थिति में सरकार क्या कर सकती है, निर्बंधन लगा सकती है। ठीक है। ठीक। जैसे पीएसयू मूल्य, देखिए पीएसयू शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन कुछ किया गया, मैं वो आप लोग को बता दे रहा हूं। इसमें बोला कि किसी भी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के अधीन किसी निगम द्वारा चलाए जाने या नागरिकों को पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन को बंधित करता है। ठीक है। तो ये प्रोविजन दिया गया है किसमें, 19 के 1 ख में जो निर्बंध किया गया है, रोक लगाता है। ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक। अब हम लोग आएंगे अनुच्छेद 20 पे। आर्टिकल 20, देखिए आर्टिकल 20 बोलता है अपराध, दोष, सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आर्टिकल 20 और 22 को लेकर। ध्यान रखिएगा, थोड़े सा नोट में लिख लीजिए कि कोई अपराधी हो या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, ये क्या होगा कि कोई अपराध होने से पूर्व, होने से पूर्व की स्थिति को बताता है। ठीक है। ये आपका आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 आपका क्या करता है, इससे डील करता है। लेकिन व्यक्ति की जब क्या होता है कि अपराध कर देता है, अपराध के उपरांत,
स्थिति जो होती है उससे कौन डील करता है? आर्टिकल 22। तो ये मुख्यतः इनके बीच में अंतर है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन है, अपराध से पहले जो भी स्थिति है उसको डील कौन करता है? आर्टिकल 20 करता है, और अपराध के उपरांत जो अगर कोई डील करता है तो आर्टिकल 22 करता है। ठीक है, अब बोलता है कि अपराध दोष अगर कोई किसी व्यक्ति को अपराध दोष सिद्ध होता है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अपराध दोष सिद्ध अगर किसी व्यक्ति पर होता है तो उस स्थिति में पहले तो व्यक्ति क्या होना चाहिए कि जो भी अपराधी व्यक्ति है उस वह अपराध तभी सिद्ध हो सकता है जब कोई वहां की विधि हो, और विधि को क्या किया हो? उल्लंघन किया हो। किया हो। याद रखिएगा, इसमें जो अगर ये क्या होता है, क्रिमिनल कोई लॉ है, लॉ है, तो यहां पर भूतपूर्व, ठीक है, भूतपूर्व जिसे बोला जाता है कि पीछे से कोई कानून लागू करना हो तो उसे हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, प्रतिगामी, या अगर उस तरह का नियम हो, जैसे हमारा गार था, जनरल एंटी, एक टैक्स था जो हम लोग भूतपूर्व टाइम से, मतलब मान लीजिए आज 2000 है, ठीक है, 2000 में कंपनी थी वोडाफोन, ठीक है, और हमने ने क्या किया, 2017 में कानून बनाया जिसे हम लोग गार जानते थे, जनरल एंटी एवाइडेंस, ठीक है। तो एक टैक्स था, इसको हम लोग वोडाफोन पे क्या किया कि 2000 में, 17 में कानून बनाया, 2000 में, तो ये क्या भूतपूर्व कानून होते हैं जो पीछे रिग्रेसिव नहीं है कानून, बोलते हैं रेट्रो, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो इन्हें बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव कानून, ठीक है, या भूतलक्षी जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर कोई भूतलक्षी कानून अगर हम लोग बनाते हैं तो वो क्या होगा, अगर क्रिमिनल लॉ है तो वो कि वहां पर भूतलक्षी क्या होगा, कानून आपका लागू नहीं होगा। क्या होगा? भूतलक्षी कानून लागू नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज, अगर यहीं पे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई विधि और वहां पर अगर सिविल संबंधित कोई मामला हो, सिविल लॉ क्या होगा, भूतलक्षी हो सकता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि एक क्रिमिनल लॉ की हम बात कर रहे हैं, एक सिविल लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो या देखिए हम बात करेंगे क्रिमिनल वाले की। तो देखिए, जब निर्भया कांड हुआ था तो उस समय हमारे क्या था, जुवेनाइल जस्टिस जो एक कानून हुआ करता था, ठीक है, उसमें क्या था कि जो एज थी वो एज ये की गई थी, जो सघन अपराध करेगा उसकी एज क्या होगी, 18 साल होगी, उससे ऊपर वाले व्यक्ति को क्या करना, फांसी की सजा थी। तो जुवेनाइल की जो वहां पे क्या किया गया था, जो जघन्य अपराध हुआ करता था, अपराध के लिए आयु कितनी रखी गई थी, आयु 18 वर्ष से ऊपर रखी गई थी। ठीक, तो उस समय जो 4 अभियुक्त थे उनमें 3 क्या थे कि बालिग थे, उनको सजा दे दी गई मौत की। बाद में जुवेनाइल जस्टिस को 2019 में क्या किया गया कि संशोधन किया गया। अब इसमें जो आयु थी 2017 में 18 या 19 में ये आयु क्या कर दी गई कि अब ये 16 वर्ष कर दी गई, कि अगर जघन्य अपराध करने वाला बच्चा या जो भी बालक होगा, अगर वो 16 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो वो भी क्या होगा, उसे भी फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन वो लागू नहीं हुई, क्यों? कि वो क्रिमिनल लॉ था। क्रिमिनल लॉ होने के कारण वो क्या हुआ था कि ये जो नियम था वो लागू नहीं हुआ, इसलिए वो एक बच्चा जो था वो बच गया। लेकिन अब कोई 16 साल का बच्चा या उससे ऊपर का बच्चा कोई क्या होता है इस तरह का अपराध करता है तो वहां पे क्या होगा, लागू हो जाएगा। लेकिन मैंने सिविल लॉ की बात की कि जब हम लोग जिगार जब बनाए थे 2019 में, सोम समिति की उस पे रिकमेंडेशन पे, तो इसको हुआ कि सरकार बोली कि इसको हम 2013 से लागू करेंगे, क्योंकि वो क्या था, सिविल लॉ था, इसलिए क्या हुआ कि वो लागू हो गया। हालांकि सरकार बाद में रिवोक कर ली थी, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। ठीक, तो पहले तो ये होना चाहिए।
दूसरा शर्त बोला गया है किसी एक नियम के लिए, किसी एक अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो बोला गया कि एक अपराध के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोहरा दंड नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो ये तो किसमें बोला गया कि नियम बोला गया है। हमारा आर्टिकल जो 20 में बोलता है कि कोई व्यक्ति का दोष सिद्ध हो रहा है तो एक अपराध के लिए हम कहें दोहरा दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है। इसके अपवाद में बोला गया है कि ये केवल न्याय की स्थिति में बोला गया है, नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर प्रशासनिक दंड हो, प्रशासनिक दंड की स्थिति में क्या है, दोहरा हो सकता है। ठीक, तो देखिए क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध होता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या होता है कि सरकारी व्यक्ति है, ठीक है ना, किसी का क्या करता है कि किसी महिला को या दहेज उत्पीड़न के केस में क्या हो जाता है, फंस जाता है। दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार तो उसको क्या करेगी, जुर्माना लगाएगी और जेल की सजा देगी, लेकिन साथ में क्या होता है कि प्रशासनिक भी उस पर कार्रवाई होती है। उस प्रशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत उसकी नौकरी क्या करती है, छुड़ा दी जाती है, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एक तो क्या हुआ कि एक ही अपराध के लिए एक तो न्यायालय दिया अपराध किया दिया, उसके साथ में प्रशासन ने भी क्या उसको दंड दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दोहरा अपराध लगता है, लेकिन यही क्या है, इसका अपवाद है। अगर वो व्यक्ति सरकारी नहीं होता तो उसका नौकरी नहीं जाती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख रही है कि अगर प्रशासनिक उस पर बात कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन ये नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने क्या किया है कि बोला कि तुम 10 साल की सजा, ठीक है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट गए तो पता लगा 10 साल की सजा के साथ साथ क्या हुआ कि मौत की भी सजा दे दिया। चूंकि हमारे नियम कानून में उसका मेंशन नहीं है, तो एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं हो सकती कि 10 साल की भी सजा काटो फिर उसके बाद मौत की भी सजा काटो। इसी के बिहाफ पर कई बार क्या होता है कि जो जो कैदी होता है, पता चलता है कि उसका केस 10 से 15 साल का होता है कि पेंडिंग में चला जाता है, तो सरकार कई बार क्या करती है कि मृत्यु दंड को चेंज करके उसको क्या करती है कि छोटे, मतलब थोड़ा उसको 15 या 20 साल उम्र कैद में चेंज कर देती है। ठीक है, क्योंकि वो दोहरे सजा का पात्र हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रख रहिएगा आप लोग। तो ये अपवाद मैंने क्या बोला था कि अगर प्रशासनिक दंड की स्थिति को क्या दोहरा सकता है कि प्रशासनिक दंड भी उस पर दिया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय कभी भी उस पर दोहरा दंड नहीं मार सकती है। ठीक है, कि पता चला कि आपको कहीं आप मर्डर कर दिए हो, तो उस स्थिति में एक बार सरकार सजा दी कि 15 साल की तुम सजा काट के आओ, फिर आए अब छूट के, फिर सरकार ने बोला कि नहीं चलो फिर से तुम 15 साल की काट के आओ, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे, जो ये तुम्हारी दूसरी स्थिति हो गई। अब हम लोग देखेंगे तीसरी स्थिति। ठीक, देखिए ये हमारी क्या हो गई थी, हमने बताया था दो स्थिति। अब देखते हैं हम लोग तुम्हारी तीसरी स्थिति क्या बनती है। तीसरी स्थिति में कहता है न्यायालय कि कोई व्यक्ति हो उसको स्वयं का अभियुक्त नहीं बना सकते हैं आप। मतलब जबरदस्ती आप क्या कर सकते हैं, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दिला सकते हैं। गवाही पे क्या है, रोकथाम है। ठीक है, लेकिन सरकार ने कई वाद में करते हुए, सरकार ने एक वाद में बोला था, वो वाद हमको ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें बोला था कि डीएनए
डीएनए जांच इससे क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बाकी तरह की अगर जांच होती है, जैसे नार्को टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट हो गया, बिना व्यक्ति की सहमति पे आप नहीं कर सकते हैं, या सरकार ने इसको पूरी तरह से क्या हुआ, रोक लगा दिया था। ठीक है। इस बात को मैं बाद में आप लोग को बता दूंगा। ठीक, ये चीज ध्यान में रखने, तो डीएनए जांच को लीगल है, ठीक है ना। ठीक। बाकी को क्या रखा है, बाहर रखा है। बोला गया डीएनए जांच में, बोला गया कि अगर स्वयं के अगर वो उसमें इसमें आता भी है तो वहां पर डीएनए जांच हो सकता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रख रहिएगा। तो ये हमारा डील करता है आर्टिकल 20। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत व्यापक है। इसको जितना आप चाहें उतना लंबा जा सकता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे वर्डिक्ट्स हैं। क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे प्रीलिम्स के ही लेवल की इसमें चीजों को क्या करें, पढ़ें। अन्यथा ये बहुत बड़ा क्या है कि क्षेत्र, अगर आर्टिकल 21 हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक। इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है। तो उसमें बोला कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, ये ध्यान रखेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ना कि कार्यपालिका द्वारा, ये ध्यान रखने वाले थे। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे वंचित किया जा सकता है। तो संसदीय अधिकार बना सकती है, या संसदीय चीज क्या कर सकती है, मेंशन कर सकती है कि इस व्यक्ति को क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की क्या है कि स्थिति बनी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, संसद करेगी, ना कि कार्यपालिका। मतलब मंत्रिपरिषद का आदेश यहाँ पे काम नहीं करेगा, या अन्य प्रकार प्रायोजित कानून हो, अलग कानून हो, वो ने काम नहीं करेगा। वहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई। ठीक है, जो एक प्रक्रिया उसके अनुसार ही इससे आप लोग को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है। ठीक। अब देखिए, जो विधि की द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो स्थिति ली गई है, ये यूएसए के 5वें और 14वें जो अध्याय से लिया गया है। ठीक है। कहां से ले गए, यूएसए के 5वें और 14वें संविधान के जो अध्याय है वहां से इसको लिया गया है। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखे रहिएगा कि जो आर्टिकल 21 है, ये नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया, तीसरा, ठीक है ना। उसके क्या होगा, आर्टिकल नेचुरल जस्टिस और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को क्या करती है, वैधता प्रदान करती है। ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस की अगर बात करें तो आर्टिकल 21 में मेंशन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी हम लोग आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही क्या करते हैं, देखते हैं। पीछे मैं बता चुका हूं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, इन सब में क्या अंतर है वो आप लोग वहां पे ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक। लेकिन बोला कि क्या ये पूर्णतः एब्सोल्यूट है, तो बोला नहीं, इसमें भी कुछ अपवाद है। या कह सकते हैं, मैंने एक चीज बताई थी कि इसमें अपवाद क्या है,
पद का बोला कि कार्यपालिका का अगर क्या हो, पालिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। चूंकि इस वाद क्या किया गया था, इस आर्टिकल 21 को और एक्सटेंड करते गए थे, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे मेनका गांधी वाद हुआ था इसको, और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको धीरे धीरे क्या कहता है, इसको व्यापकता और व्यापक कर दिया था आर्टिकल 21 को। तो उन्होंने मेनका गांधीवाद में बोला था कि विधि में प्रक्रिया को विहित किया था। तो भाई बीके अगर वो बना रहे हो, विधि बना रहे हो, तो पूरी प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। जो प्रक्रिया को इन्होंने बोला था कि भाई जो प्रक्रिया होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, रीजू और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। होना चाहिए, ठीक। और जो विधि होनी चाहिए वो आर्टिकल 14 और 19 के अनुरूप होनी चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। तो मैंने बताया कि मेनका गांधीवाद में क्या बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि विधि क्या होनी चाहिए, में प्रक्रिया होनी चाहिए। वो प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए कि रिजु व क्या होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। साथ में बोला था कि विधि जो होनी चाहिए, विधि में आर्टिकल 14-19 के क्या होनी चाहिए, अनुरूप होने की, समता का वहां पे समता मूलक हो, ठीक है। इसके अलावा क्या स्वतंत्रता का भी ध्यान रखे, इस तरह की विधि क्या होनी चाहिए, बननी होनी चाहिए, ठीक। और सरकार ने क्या किया कि बाद में इसको एक्सटेंड किया, ठीक। इसमें और लाया गया था विदेश जाने का अधिकार, ठीक। एकांत रहने का अधिकार, ये एक बात था, वो था राजगोपालन बात, उसमें दिया गया था। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे मेनिका गांधीवाद जो बाद में हुआ था, गरिमामय जीवन की बात किया गया था, जीवन की बात किया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग देखोगे इसको और बढ़ाया गया था। लास्ट में मतलब पुत्ता स्वामी, पुत्तु स्वामीवाद जो था, उसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी, ठीक है। ये सब चीजें क्या गई थी कि एक्सटेंड की गई थी, जो हमारी जीवन जीने के अधिकार में और व्यापकता लाई गई थी। इसलिए हम बोलते हैं संविधान हमारा क्या है, लचीला है, जो परिस्थिति के अनुसार क्या है कि चीजों को बदला। अब डिजिटल की दुनिया आ गई तो क्या हुआ, राइट टू प्राइवेसी की हम लोग बात कर दिए, क्योंकि हमारी सब चीजें कहाँ पे है कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। तो कोई हमारी जो प्राइवेसी उसको हनन न कर दे, या मूल अधिकार जो हमारे जो अधिकार है उसका कोई क्या उसका दुरुपयोग न कर दे। जो सरकार राइट टू प्राइवेसी है सुप्रीम कोर्ट ने लाया, इसमें सरकार ने बोला कि डेटा संरक्षण बिल बनाओ, ठीक है। कृष्णन जी के जो उसमें था, वीके कृष्णन जी के अध्यक्षता में। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में कनेक्ट करके पढ़ने का हो सकता है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A था, वो 6वां संशोधन द्वारा आया था, 2002 में आया था, ठीक है। इसमें 3 जगह संशोधन किया था। एक क्या गया था मूल कर्तव्य में और मूल अधिकार में, ठीक है। दूसरा डीपीएसपी में किया गया था, और तीसरा जो किया गया था वो किया गया था मूल कर्तव्य में, ठीक। तो कहां कहां किया गया था कि एक तो किया गया था मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, मूल कर्तव्य में। देखिए अगर हम लोग बात करें 6वां संशोधन से पहले की, तो वो बोला गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा का जो ध्यान वो कहां पे, डीपीएसपी में दिया जाएगा। लेकिन जब संशोधन किया गया था तो इसको डीपीएसपी से चेंज करके अब मूल अधिकार में ला दिया गया था, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे संविधान सभा में बात ये उठी थी कि क्या मूल अधिकार जो है, जो शिक्षा का अधिकार है,
या जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी एक वेलफेयर सोसाइटी क्या बोलते हैं कि राज्य की बात करता है, क्या उसे मूल अधिकार बना दे? तो सरकार ने बोला कि जो संविधान सभा में लोग थे उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसको हम क्या मूल अधिकार में नहीं रख सकते, लेकिन इसको एज ए लक्ष्य के रूप में रखेंगे। जैसे जैसे अडॉप्ट करेंगे हमारा देश क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की तरफ क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रख के सरकार ने क्या किया कि मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य 3 जगह चेंज किया था। उसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है। यहां बोला गया कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, देख रेख वह शिक्षा कौन प्रदान करेगा, शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। और मूल कर्तव्य बोला कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी, माता पिता की या गार्जियन की होगी। ठीक है। तो ये 3 इसमें क्या कहते थे, संशोधन किए गए थे। और 3 ये आर्टिकल्स इसमें मतलब चीजें जोड़ी गई थी। ये आर्टिकल यहाँ पे जोड़ा गया था 45। ठीक है। ये आर्टिकल जो था वो आपका क्या जोड़ा गया था, 21A। ध्यान रखिएगा ये लागू कब हुआ था ये आर्टिकल, ये बहुत ध्यान रख के बात करिएगा आप लोग, यार ध्यान दीजिएगा इस पे। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आपका आर्टिकल 21 क्या हुआ था, फोर्स में आया था आरटी के माध्यम से। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सरकार ने इसी को क्या कहते हैं और अब बेहतर तरीके से चलाने की क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 में लाई थी। अब सरकार ने क्या किया कि अब एक नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें देखेंगे कि डीपीएसपी में जो प्रावधान थे उसको भी क्या किया सरकार, अब प्लस फंडामेंटल राइट दोनों को कंसिडर करने का कार्य किया है। ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग एक्सटेंड करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।